हे गाइस, इस वीडियो के अंदर मैंने जो दिसंबर 24 का आरसीडी का पेपर है, उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करा है एंड टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट द आरसीडी पेपर, 31 मार्क्स का पेपर मॉड्यूल में से नहीं आया था एंड 7 क्वेश्चंस के अराउंड, ठीक है? जो 31 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट टू 7 क्वेश्चंस, 7 ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपको बाहर से पूछे थे उन्होंने, जिनको लेकर के कोई भी चीज़ मॉड्यूल के अंदर नहीं दी गई है। और ये ऐसा नहीं है कि आईसीएसआई ने ये चीज़ पहली बार करी है आरसीडी के पेपर में, वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं। ठीक है कि जो भी लेटेस्ट केस लॉज़ होते हैं, ठीक है, उसमें से वो क्वेश्चंस बना करके आपको दे देते हैं। स्टार्टिंग विद दिस एनालिसिस, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया था, ठीक है, यही क्वेश्चन बाहर से आया था। तो ये एक केस स्टडी है मारुति सुजुकी की, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड था। सीसीआई जो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया और मारुति सुजुकी, उनके बीच का एक केस था, उसके बेसिस पे बनाया गया था, तो ये ऑब्वियसली बुक के अंदर नहीं है, ठीक है, बट ये सीसीआई की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अगर आप गूगल पर भी डालोगे सीसीआई वर्सेस मारुति's केस, तो भी आपको इसकी सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएँगी। देन उसके बाद सेकंड वाला जो आपका क्वेश्चन था, बी वाला, वो भी मॉड्यूल में से नहीं था, बाहर से आया था, जो फ्लिपकार्ट की एक केस स्टडी है, उस पर ये बेस्ड था, ठीक है? ये भी अगर आप डालोगे गूगल पे, तो आपको जो है चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद जो सी वाला आपका क्वेश्चन था, सी वाले क्वेश्चन में उन्होंने आपसे पूछा था कि एसएफआईओ जो है, ठीक है, किन सर्कमस्टांसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट असाइन कर सकता है इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी टू एसएफआईओ, वो सर्कमस्टांसेस आपसे पूछे थे। एंड किसको रिलीज करा जा सकता है बेल पर बाय अ स्पेशल कोर्ट इवन इफ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस बाय एसएफआईओ, ये आपसे पूछा था। तो ये पेज नंबर 104 पर दिया हुआ है मॉड्यूल के अंदर। सो मॉड्यूल पे ये रहा पेज नंबर 104 और इसमें इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, सेक्शन नंबर 212, ठीक है? सो ये आपको लिख कर के आना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट असाइन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट, और ये सारी चीज़। और फिर उसके बाद में जो बेल वाला पॉइंट है, वो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे तो बेल जो है वो नहीं मिलती है, लेकिन अगर ये 2 कंडीशंस पूरी कर दी जाएँ, तो बेल दे दी जाएगी। और ये जो कुछ केसेज़ हैं यहाँ पर नीचे, ठीक है, इन केस में ये कंडीशंस पूरा करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? सो एक्सेप्शंस है बेसिकली, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये सब क्या एक्सेप्शंस हैं कि एक पर्सन जो कि अंडर द एज ऑफ 16 इयर्स है, या वुमन है, सिक या इन्फर्म है, उनको रिलीज़ करा जा सकता है बेल पे, अगर स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट करे तो। तो ये आपको इसके अंदर बता करके आना था। ये जो क्वेश्चन आपका आया था, ये मस्ट सी टॉपिक्स में से आया था। तो बेसिकली मस्ट सी टॉपिक्स का एक इस तरीके का डॉक्यूमेंट जो आप इधर देख रहे हो, ठीक है, ये प्रोवाइड करा था मैंने। एंड इसमें हमने इंडेक्स के अंदर जो भी मस्ट सी टॉपिक्स है वो मार्क कर दिए थे, ठीक है, तो उसी में से ये बन करके आया था। उसके बाद डी वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये भी मॉड्यूल में नहीं है, ये पीवीआर का एक केस था, उसके ऊपर बेस था। तो ये भी आप गूगल पे अगर सर्च करोगे तो आपको जो है मिल जाएगा। उसके बाद 2A जो है, ठीक है, 2A वाला भी बाहर से आया था, करण किशोर समतानी करके एक केस है, ठीक है, उसके ऊपर ये बेस्ड था। बी वाले की अगर बात करूँ, तो बी वाला जो है, इसमें आपसे ये बोला था कि एनसीएलटी जो है, इट वर्क्स ऑन द लाइन्स ऑफ अ नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ इन द कंट्री एंड इज ओब्लाइज्ड टू फेयरली एंड विथआउट एनी बायसेस determine the facts of each case and decide with matters in accordance with the principle of natural justice and in the continuance of such decision offer conclusions from decisions in the form of order। तो बेसिकली एक ये लाइन आपको दे दिया, फिर आगे बोला डिस्कस करो इस स्टेटमेंट को विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ ट्रिब्यूनल्स, इट्स पर्पस, पावर एंड प्रोसीडिंग बिफोर इट, ठीक है, ये चीजें आपको इसके अंदर बतानी चाहिए। पेज नंबर 298 पर आपको दी हुई है। सो पेज नंबर 297 298, यहाँ पर आप देखो, इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है 408 एंड 410, जो कि डील करते हैं विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, तो इसके बारे में आपको बताना था बेसिकली। फिर उसके बाद में नीचे अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका कि प्रोसीडिंग्स वगैरह जो है वो किस तरीके से होंगी, उसमें क्या सीपीसी के जो भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करने की जरूरत है नहीं है, वो सारी चीज। फिर उसके बाद पावर्स क्या क्या है, ठीक है, तो सिविल कोर्ट की पावर है और कौन कौन सी पावर है, ये सब आपको बेसिकली इसके अंदर बता करके आना था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसके अंदर उन्होंने बोला कि अमिताभ करके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन अ लोअर कोर्ट, और इनको अपॉइंट कर दिया जाता है टू होल्ड द ऑफिस ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द पेंडिंग केसेस। आपसे बोला था डिसाइड करो एज पर द एप्लीकेबल प्रोविजन कि अमिताभ का अपॉइंटमेंट इनेबल है या नहीं। ठीक है, पेज नंबर 154 पे दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ दिया है जुडिशियल स्ट्रक्चर फॉर डीलिंग विद द ऑफेंसेस अंडर द एक्ट, और इसमें स्पेशल कोर्ट जो होगी उसमें कौन होने वाला है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर बताया हुआ है। तो इसमें बी वाले पॉइंट में अगर हम देखें, तो लिखा है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है ऑफ द फर्स्ट क्लास, ठीक है। दो इन्होंने ये जरूर मेंशन करा है कि ना लोअर कोर्ट है, तो हम बोल सकते हैं कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होगा, तो वो एक थोड़ा सा मेंशन कर सकते थे खुद से कि अगर वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली उसका जो अपॉइंटमेंट है वो टेनेबल है, अदरवाइज वो टेनेबल नहीं है। देन उसके बाद डी वाला जो है, ठीक है, डी वाले में भी आपको एक इन्होंने पूरा केस स्टडी दी, ठीक है, और लास्ट में जाकर के इन्होंने आपसे पूछा क्या चीज की सीसीआई जो है, क्या वो कॉम्बिनेशन के अंदर इंक्वायरी कर सकता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर पेज नंबर 126 पे अगर हम चलें, तो एक बार वो शो करके मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या था।
126 ना, यहाँ पर आप देखो लिमिटेशन ऑन इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो कमीशन जो है वो इनिशिएट नहीं कर सकती है इंक्वायरी अंडर दिस सबसेक्शन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच कॉम्बिनेशन इज टेकन इफेक्ट। मतलब 1 साल का टाइम होता है, 1 साल के अंदर आपको करना होता है, 1 साल अगर निकल गया तो उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली यही बताया हुआ था फैक्ट्स के अंदर, ठीक है। मैं सारे फैक्ट्स नहीं पढ़ रहा, बट इसमें ये बताया गया था कि 2 साल के बाद में अब सीसीआई इंक्वायरी करना चाहती है तो कर सकती है या नहीं कर सकती। और जो एमडी है कंपनी का, उसका कहना यही था कि सीसीआई नहीं कर सकती है क्योंकि वो चीज़ अब क्या हो गई है, टाइम बार्ड हो गई है। ठीक है, तो ये एमडी का कहना था। आपसे पूछा यही था कि क्या आप अग्री करते हो विद द एमडीज ओपिनियन कि सीसीआई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं कर सकती एंड वो जो अगर करती है तो उसको इलीगल माना जाएगा। द आंसर इज यस, ठीक है, क्योंकि 1 साल का लिमिटेशन पीरियड है, उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो ये आपको बेसिकली इसमें लिख करके आना था। उसके बाद 2A की अगर बात करें तो 2A के अंदर उन्होंने आपसे पूरा अगेन वापस से एक केस स्टडी दी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, अंडर सेक्शन नंबर 210। और एम्प्लॉय जो होता है, ठीक है, उस एम्प्लॉय को बेसिकली डिमोट कर दिया जाता है, डिमोशन कर दिया जाता है उसका, ठीक है। तो क्या ये चीज़ सही है या नहीं है, ठीक है। तो आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन नंबर 218, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, राइट। तो उस सेक्शन को लेकर के क्वेश्चन इन्होंने बनाया था और इसमें यही इन्होंने पूछा था कि अ, उसका प्रमोशन जो है वो ऑब्वियसली जो है वापस ले लिया जाता है। व्हेन दिस इवेंट ऑफ टेकिंग बैक द प्रमोशन वाज चैलेंज्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने ये बोला कि ये प्योरली फाइनेंशियल डिसीजन है एंड डिपेंडिंग अपॉन द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट लिया गया है। एंड इस केस में उसको कोई भी रिटर्न अप्रूवल की जरूरत नहीं है फ्रॉम द ट्रिब्यूनल टू डिमोट हिज एम्प्लॉयज। तो आपको डिसाइड करना था कि जो कंटेंशन है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का वो सही है या नहीं है। ये बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछा था। पेज नंबर 98 पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखो प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि फॉलोइंग एक्शन आर नॉट परमिटेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल। अप्रूवल लिए बिना आप ये सारा काम नहीं कर सकते। आप डिस्चार्ज या सस्पेंड नहीं कर सकते, ना ही आप पनिश कर सकते हो किसी भी एम्प्लॉय को, चाहे वो डिसमिसल करके हो, रिमूवल से हो, रिडक्शन इन रैंक से हो या किसी भी दूसरे तरीके से हो, या उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते टू हिज डिसएडवांटेज। तो बेसिकली यही आपको इसमें जो है लिखना था। और कंटेंशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का इस केस में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला जो है आपका, सेकंड वाले में इन्होंने आपसे जीएसटी एक्ट को लेकर के क्वेश्चन था कि इंटरसेप्ट कर लिया जाता है कन्वेंस वगैरह को, ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए। तो जो पर्सन इंचार्ज होता है कन्वेंस का, उसका कहना ये है कि जो सामान वो लेकर के जा रहा है वो 50,000 से ज्यादा के नहीं है, इसीलिए इंस्पेक्शन नहीं करा जा सकता उसके कन्वेंस को रोक करके, ठीक है। ये बेसिकली उसका कहना था। उसमें ये लिखा था कि आप डिसाइड करो कि नितिन जो है, जो कि पर्सन इंचार्ज है उस कन्वेंस का, उसका कंटेंशन सही है या नहीं है। ये पेज नंबर 131 के ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट करके जो टॉपिक दिया है, इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट जो है वो पर्सन इंचार्ज ऑफ कन्वेंस को जो कैरी कर रहा है कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग सच अमाउंट जो कि स्पेसिफाइड है, ठीक है। क्या बोल सकती है कि उसको अपने साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैरी करने पड़ेंगे, डिवाइसेस वगैरह कैरी करना पड़ेगी जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड है। तो किनको बोल सकते हैं, सिर्फ उसी को जो कि कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स एक्सीडिंग प्रिस्क्राइब वैल्यू ले जा रहा हो, ठीक है। इस केस में तो 40,000 का ही माल लेके जा रहे हैं और प्रिस्क्राइब लिमिट कितनी है, 50,000, ठीक है। तो क्या नितिन का कंटेंशन सही है, द आंसर इज यस, ठीक है। ये पूरा ही ऑब्वियसली आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला जो है इसके अंदर आपसे ये बोला गया कि बाद में, ठीक है, कंपाउंडिंग वगैरह सब हो जाती है और बाद में अथॉरिटी का कहना ये है कि सप्रेशन ऑफ फैक्ट जो है वो ज्यादा हायर था, ठीक है। तो कंपाउंडिंग अथॉरिटी वापस से ओपन करना चाहती है मैटर को एंड रिवाइज करना चाहती है कंपाउंडिंग फी को। तो क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, ये आपसे पूछा था और ये आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना था विद द हेल्प ऑफ अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। ये पेज नंबर 163 पे दिया है, ये मस्ती टॉपिक्स में से आया था आपको क्वेश्चन। ये तीनों केसेस दिए हुए हैं। इसमें जो सेकंड वाला केस है, विश्वनाथन वाला केस, ठीक है, इसके अंदर ये चीज बताई हुई है कि डिपार्टमेंट कैन नॉट रीओपन द मैटर ऑन द रीजन दैट एक्चुअल सप्रेशन वाज मच हायर एंड नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कंपोजिशन। तो क्या ऐसा करा जा सकता है, द आंसर इज नो, ऐसा नहीं करा जा सकता, ठीक है। सो ये जो एक्शन है ये गलत होगा। देन उसके बाद फोर्थ वाला जो है इसके अंदर आपसे बोला था कि एक बेसिकली स्टेटमेंट आपको दे दिया कि नो पर्सन शैल इंडल्ज इन मैनिपुलेटिव फ्रॉडुलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। और फिर बोला कि इस स्टेटमेंट को आप डिस्कस करो विद द एप्लीकेबल प्रोविजंस अंडर सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003। तो ये पेज नंबर 82 पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखो रेगुलेशन नंबर 4 जो है वो प्रोहिबिट करता है मैनिपुलेटिव फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, और इसके अंदर ये जो चीज लिखी हुई है यही बेसिकली आपको लिख करके आना था, ठीक है, उस आंसर में। उसके बाद थर्ड वाला जो आपका क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन में जो ए वाला है, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि इंटरनल कमिटी के सामने जो भी सेटलमेंट एप्लीकेशन देता है, जो एप्लीकेंट होता है वो इंटरनल कमिटी के सामने फेल हो जाता है एक से ज्यादा बार अपेयर होने में। तो क्या उस बेसिस पे उसकी सेटलमेंट एप्लीकेशन को रिजेक्ट करा जा सकता है क्या, ये बेसिकली इसमें आपसे पूछा था। इसका आंसर पेज नंबर 238 पे दिया हुआ है कि यस, रिजेक्ट करा जा सकता है अगर आप एक से ज्यादा बार इंटरनल कमिटी के सामने अपेयर होने में फेल हो जाते हो। यहाँ पर आप रेगुलेशन नंबर 6 जो है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, इसमें सी वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि जहां पर भी एप्लीकेंट हु इज रिक्वायर्ड टू अपीयर डज नॉट अपीयर बिफोर द इंटरनल कमिटी ऑन मोर देन वन ओकेजन, तो एप्लीकेशन को जो है क्या करा जा सकता है, रिजेक्ट करा जा सकता है।
तो यही आपको इसके अंदर लिख करके आना था। उसके बाद जो अगला आपका बी वाला था, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली उन्होंने ये बोला था कि मिस्टर आर एक क्वालिफाइड सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर है पीकेआर लिमिटेड के, जो कि ट्रेडिंग ऑफ केमिकल्स में काम करती है। कुछ इरेगुलरिटीज थी इन द ऑपरेशन ऑफ कंपनी अगेंस्ट व्हिच फ्यू शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन फाइल कर दी एनसीएलटी में अंडर सेक्शन नंबर 241। अब होता क्या है कि इसके कारण से जो मिस्टर आर का अपॉइंटमेंट था उसको टर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है। इस ऑर्डर को मिस्टर आर ने चैलेंज करा एप्रोप्रिएट कोर्ट में। इन मीन टाइम मिस्टर आर को एक ऑफर मिल जाता है, ठीक है, जब ये सब चल ही रहा है, जो चैलेंज वगैरह उन्होंने कर दिया है, उसी दौरान मिस्टर आर को एक ऑफर मिल जाता है फॉर अपॉइंटमेंट एज सीएस इन एबीसी लिमिटेड, एंड वो वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है लॉ के अंदर इन द अबव मेंशन केस विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ आर इन एबीसी लिमिटेड एंड स्टेट द लीगल पोजीशन ऑफ मिस्टर आर अंडर द रेलेवेंट लॉ? तो ये पेज नंबर 30 पे आपको दिया हुआ है कि जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है ना, वो अगले 5 साल तक कहीं पर भी अपॉइंट नहीं हो सकता। तो क्या यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन है? द आंसर इज यस, रेस्ट्रिक्शन है, ये आपको इसमें लिख करके आना था। पेज नंबर 30 पर चलते हैं सीधा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन अग्रीमेंट। तो अगर टर्मिनेट, सेट असाइड या मॉडिफाई करते हैं अग्रीमेंट, ठीक है, कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर या अदर डायरेक्टर या मैनेजर जिसका अग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया जाता है, सेट असाइड कर दिया जाता है, वो फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर टर्मिनेटिंग या सेटिंग असाइड द अग्रीमेंट विदाउट द लीव ऑफ द ट्रिब्यूनल, यानी कि ट्रिब्यूनल की परमिशन के बिना अपॉइंट नहीं हो सकता या एक्ट नहीं कर सकता एज मैनेजिंग डायरेक्टर या अदर डायरेक्टर या मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो यही जो चीज है बेसिकली, ठीक है, ये आपको वहां पर लिख करके आनी थी। ठीक है, उस ये भी आपका मस्ती टॉपिक्स में से आया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पूछा आपसे, वो ये पूछा कि elucidate the reasons जिसके कारण risk management problems हुई थी in relation to corporate governance that appeared in many financial institutions according to OECD 2009 के अंदर बेसिकली, ठीक है, काफी पुरानी बात हो गई अब तो, लेकिन तब जो ये कंटेंट दिया हुआ है चैप्टर नंबर 8 में, तो वहां से इन्होंने क्वेश्चन बना के पूछ लिया। पेज नंबर 289 पे दिया है, ये भी मस्ती टॉपिक्स में से आया था, ये रहा। Some common risk management problems in relation to corporate governance जो कि appear within financial institutions before and during the crisis according to OECD 2009 was because, ये आपको लिख करके आना था इसके अंदर। उसके बाद डी वाला जो है, डी वाले में आपसे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, ये ऑब्वियसली मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, एसबीओ जो होता है, ठीक है, सेक्शन नंबर 90, उसके ऊपर आपको नोट प्रिपेयर करना था। एंड आगे ये लिखा था कि ऑल्सो मेंशन किन सर्कमस्टांसेस में कंपनी एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है बिफोर द एनसीएलटी अगर एसबीओ जो है वो नॉन कंप्लायंस करता है तो ये आपको मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये जो एमसी की वेबसाइट है, ठीक है, उस पर शो कर रहा हूँ। तो ये आप देखो सेक्शन नंबर 90 पूरा दिया हुआ है, रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स इन अ कंपनी, ठीक है, ये बेसिकली आपको इसमें जो जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, सबसेक्शन है, वो आपको लिख करके आने थे। और जो सेकंड वाला पार्ट है उसका कि किन सर्कमस्टांसेस में कंपनी अप्लाई कर सकती है, वो आपको दिया हुआ है सबसेक्शन नंबर 7 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसेक्शन नंबर 7 है, ठीक है, ये अगर आप देख पा रहे हो, मैं सिलेक्ट वगैरह नहीं कर पा रहा, ठीक है, बट ये जो लिखा है ना, द कंपनी शेल, जहाँ पे पर्सन फेल्स टू गिव द कंपनी द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, ये जो है ये आपको इसके अंदर लिख करके आना था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3A है, 3A के अंदर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, वो भी आपका मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, विजय पाल करके एक केस है, ठीक है, उस पर ये बेस था, तो इसको डिस्कस करने का कोई लॉजिक नहीं है। देन उसके बाद सेकंड वाला जो आपका आया था, डिस्कस द रेमेडीज व्हिच इज अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन रिलेशन टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ, ठीक है, बट इसमें तो आप लिख सकते थे क्योंकि एग्जीक्यूटिव में बेसिकली ये पढ़ाया जाता है। उसके बाद थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला आपसे इन्होंने पूछा था, चैप्टर नंबर 8 से आया था, इसमें बेसिकली इन्होंने पूछा था कि एक जो स्टेटमेंट आपका मॉड्यूल में दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया और आगे लिख दिया डिस्कस द स्टेटमेंट। ये तो पेज नंबर 286 पे आपको मिल जाएगा, यहीं ऊपर ही 286 पर गिरा, ठीक है, यहाँ से वो लाइन उन्होंने लिख दी, ठीक है, जो उधर लिखी हुई है बेसिकली, ये जो है आपका, ये है स्पेशल कंसिडरेशंस रिगार्डिंग ईएसजी रिस्क, ये तो इसी के बारे में बेसिकली आपको लिखना था। और ये बीच में जो लाइन दी हुई है, पब्लिक कन्वर्सेशन ऑन द रोल ऑफ कंपनीज, ठीक है, यही वाली लाइन इन्होंने यहाँ पे दी आपको, पब्लिक कन्वर्सेशन ऑन द रोल ऑफ कंपनीज, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला जो इसमें इन्होंने बोला कि शॉर्ट नोट लिखो ऑन पनिशमेंट फॉर विक्सेशियस सर्च अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये भी पेज नंबर 216 पे दिया है, मस्ती टॉपिक से आया था ये भी। पनिशमेंट फॉर विक्सेशियस सर्च सेक्शन नंबर 62, ये बस आपको लिख के आना था इतना सा। उसके बाद फोर्थ वाला जो है, फोर्थ का ए वाला, इसके अंदर आपसे बोला कि जो अपील करना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ पीएमएलए के अंदर, तो किसके सामने करी जाएगी, उससे रिलेटेड आपको बेसिकली प्रोविजन बताने थे एंड प्रोसीजर बताना था ऑफ फाइलिंग दी अपील, तो ये 212 पे दिया हुआ है। तो ये दोनों आपको बेसिकली बताना था, सेक्शन नंबर 26 एंड 35, अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। बल्कि ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है, 35 सिर्फ ये आपको बताना था, सेक्शन नंबर 26 इसके अंदर। उसके बाद जो बी वाला है आपका, ठीक है, बी वाले में उन्होंने आपसे बोला कि
सुप्रीम कोर्ट जो है अपने लैंडमार्क केस के अंदर ऑफ एफकन्स इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्ड ये करा था कि जितने भी केसेस है रिलेटिंग टू ट्रेड, कॉमर्स, कॉन्ट्रैक्ट, कंज्यूमर डिस्प्यूट एंड इवन टॉर्शियस लाइबिलिटी के, उनको भी जो है मीडिएशन में रेफर करा जा सकता है। सो साइटिंग द डिसएडवांटेजेस ऑफ द एडजुडिकेटरी प्रोसेस, एक्सप्लेन करो इंपॉर्टेंस मीडिएशन की, जो कि एक नॉन एडजुडिकेटरी प्रोसेस है। तो बेसिकली आपको डिसएडवांटेजेस बताने थे जो एडजुडिकेटरी प्रोसेस के हैं, उसके बेसिस पर ये समझाना था कि कैसे मीडिएशन जो है मदद करता है टू ओवरकम द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस, द बेनिफिट्स ऑफ मीडिएशन। पेज नंबर 228 पे आपको बेसिकली ये मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखो वही चीज लिखी हुई है, एफकन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वाला केस। ठीक है, वही लाइन जो बेसिकली क्वेश्चन में लिखी है। तो यहाँ से आप लिख सकते थे इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिएशन। यहाँ पर लिखा हुआ है डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है, बस ये डिसएडवांटेजेस स्टेट करने थे, फिर ये वाली चीज आप स्टेट कर देते जिसमें मीडिएशन और उसके बारे में बताया हुआ। इसके बाद सी वाला जो है, सी वाले में आपसे बेसिकली पूछा था कि फॉलोइंग ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है या नहीं है, अगर है तो कौन सी अथॉरिटी जो है वो ऑब्वियसली इसको हैंडल करेगी। एंड साथ साथ में फाइन और इम्प्रिजनमेंट जो है वो भी आपको बताना था। तो ये पेज नंबर तो मैंने लिख ही दिया है, इन पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा, और अथॉरिटीज भी आगे जो है वो लिखी हुई है। जो थर्ड वाला है, ठीक है, ये बेसिकली नॉन कंपाउंडेबल के अंदर आएगा। ठीक है, बाकी तो यहाँ लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो। उसके बाद डी वाला जो है, डी वाला भी मस्ती टॉपिक्स में से आया था। इसके अंदर बेसिकली आपसे उन्होंने प्रोविजनल अटैचमेंट जो होता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा था। और इसके अंदर जिसकी प्रॉपर्टी को अटैच करा गया था उसका कहना ये था कि बेसिकली उसका जो केस होता है, ठीक है ना, वो उस केस पे कोई प्रोग्रेस नहीं थी। ठीक है, काफी टाइम हो गया था एंड उसके केस पर कोई प्रोग्रेस वगैरह नहीं हुई थी। तो उसने एप्लीकेशन दी, ही फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी कि जो आपका वो अटैचमेंट का ऑर्डर है कि आप उसको लिफ्ट कर लो। ठीक है, बिकॉज ये खत्म हो जाता है 6 महीने के अंदर अंदर ऑफ सीजर ऑटोमेटिकली, और काफी टाइम हो चुका है, केस पे कोई मूवमेंट तो है नहीं। ठीक है, उसने काफी वेट करना है, यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है ही वेटेड फॉर द विड्रॉवल ऑफ अटैचमेंट फॉर अ ईयर, 1 साल तक उसने वेट करा, बट देयर वाज नो मूवमेंट इन द सर्च एंड सीजर केस। तो प्रोविजनल अटैचमेंट को लेकर के प्रोविजन जो है उस पे ये सवाल था, और ये भी पूछा था फिर आपसे कि जो कंटेंशन है पल्लव का कि 6 मंथ्स के बाद में ऑटोमेटिकली प्रोविजनल अटैचमेंट खत्म हो जाता है, वो सही है या नहीं। ठीक है, ये पूछा था आपसे। पेज नंबर 136 पर जो है ये आपको दिया हुआ है, और उसका कंटेंशन सही है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, और नीचे आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है कि एवरी प्रोविजनल अटैचमेंट shall cease to have effect after the expiry of a period of 6 months from the date of the order। ठीक है, तो पल्लव का कंटेंशन सही है। उसके बाद फिफ्थ वाला जो है आपका, फिफ्थ वाले में आपसे बेसिकली उन्होंने पूछा था वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है, ये आपको जो इसके ऊपर एक ब्रीफ नोट जो है वो तैयार करना था। तो पेज नंबर 261 पे आपको दिए हुए हैं टाइप्स ऑफ क्राइसिस। यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ क्राइसिस जो है वो सारे दिए हुए हैं, तो ये आपको लिख करके आने थे। 11 क्राइसिस हैं। उसके बाद बी वाला जो है, इसके अंदर आपसे उन्होंने पूछा कि एक ब्रीफ नोट प्रिपेयर करो सेक्शन नंबर 454 सबसेक्शन 4 के टर्म्स में, रीड विद रूल 3 ऑफ कंपनीज एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज रूल्स 2014। ये मस्ती टॉपिक्स में से आया था, और बेसिकली इसमें ये बोला हुआ था कि पेनल्टी लगाने के पहले, ठीक है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट जो है वो देना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक कन्वर्सेशन हुई थी जिसके अंदर उसने कंपनी सेक्रेटरी से पूछा था, ठीक है, जो मिस्टर एन है डायरेक्टर, उसने पूछा था कि ब्रीफ करो उसको अबाउट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट टू बी गिवन बिफोर द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर प्रायर टू इंपोजिंग एनी पेनल्टी। तो ये नोट प्रिपेयर करने को आपको बोला है, पेज नंबर 150 पे दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर जो 454 पूरा सेक्शन है वो लिखा हुआ है, तो वो आपको लिखना था इसके अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 ए है, ठीक है, उसकी बात करें अगर, तो इसके अंदर इन्होंने बोला कि मिस फाला फातिमा अक्यूज्ड है सर्टेन ऑफेंसेस के लिए, और मिस तमन्ना कंप्लेनेंट है, उनकी कंप्लेंट के बेसिस पे मैजिस्ट्रेट सम्मन करता है फातिमा को, लेकिन अपॉइंटेड डे पर फातिमा जो है वो अपीयर नहीं होती बिफोर द मैजिस्ट्रेट, और क्योंकि वो अपीयर नहीं होती तो इसके बेसिस पे मैजिस्ट्रेट क्या करता है, उसको रिलीज कर देता है। ठीक है, तो क्या ये जो चीज़ मैजिस्ट्रेट ने करी है वो सही है या नहीं है, ये आपको बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था। तो इसका कोई ऐसा डायरेक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा मॉड्यूल के अंदर, बट सीआरपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर जाएँ तो ऑब्वियसली अगर किसी के ऊपर आपने समन सर्व करा है और वो अपीयर नहीं होता है, तो आप फिर वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो इश्यू करते हो, या फिर आप उसको डिक्लेयर कर देते हो एज अ ऑफेंडर, ठीक है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो वो वाली चीज़ें होती है, बट आप उसको अक्यूट नहीं करते, आप उसको रिलीज नहीं करते कि क्योंकि वो आया नहीं है इसलिए उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो दिख रहा है, सामने दिख रहा है प्राइमा फेसी की ये चीज़ गलत है मैजिस्ट्रेट की, तो ये बेसिकली आपको इसके अंदर लिख करके आना था। एंड फिर उसके बाद जो बी वाला है, बी वाले के अंदर इन्होंने आपसे बोला था कि मिस्टेक व्हिच इज अपीयरिंग फ्रॉम द रिकॉर्ड, ठीक है, उसके बेसिस पे राहुल एक एप्लीकेशन फाइल करता है बिफोर द ट्रिब्यूनल की वो अपनी गलती को क्या करे, रेक्टिफाई करे। राहुल ये एप्लीकेशन फाइल करता है 31 दिसंबर 22 को अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड 31 दिसंबर 21, यानी 1 साल के अंदर अंदर ऑफ द ऑर्डर पास बाय द ट्रिब्यूनल वो रेक्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर देता है, लेकिन ट्रिब्यूनल उसको रिवर्ट बैक करती है इन द मंथ ऑफ जनवरी 24, और क्योंकि जनवरी 24 तक ऑर्डर पास हुए, वहां से 2 साल खत्म हो गए। ठीक है, तो वो यही बोलते हैं उसके अंदर कि सिंस लिमिटेशन पीरियड ऑफ 2 इयर्स इज ओवर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, अब पॉसिबल नहीं है रेक्टिफाई करना मिस्टेक। ठीक है, लेकिन राहुल ने तो एप्लीकेशन 1 साल के अंदर अंदर ही फाइल कर दी थी,
तो राहुल की तरफ से क्या कोई गलती हुई है? द आंसर इज़ नो। क्या ट्रिब्यूनल को एंटरटेन करना पड़ेगा? द आंसर इज़ येस। तो इसको लेकर के केस स्टडी आपको दी हुई है, उसी के बेसिस पे बनाया उन्होंने और इसमें भी ये लिखा है कि आपको यही बताना है कि ट्रिब्यूनल का व्यू करेक्ट है या नहीं है बेस्ड ऑन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। तो आप इसमें लिखोगे कि ट्रिब्यूनल का व्यू करेक्ट नहीं है, उनको कंसिडर करना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन। पेज नंबर 252 पे दिया है, ये भी मस्ती टॉपिक्स में से आया था। नीचे यहाँ पर एक केस दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, अय्यनर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड का केस है ये। इसमें लिखा हुआ है कि इन द इवेंट द एप्लीकेंट हैज फाइल्ड द एप्लीकेशन विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर, इट इज बाइंडिंग फॉर द अपीलेट ट्रिब्यूनल टू डिसाइड द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन। क्योंकि एप्लीकेंट ने तो टाइम में ही फाइल करा, इसलिए आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये आपको इसमें लिख करके आना था। एंड फिर इसके बाद सी वाला जो है, ठीक है, ये भी मस्ती टॉपिक से आया था। इसमें बेसिकली आपको अगेन एक लाइन दे दी थी जो मॉड्यूल में दी हुई है एंड बोला था कि इस स्टेटमेंट को डिस्कस करो। तो पेज नंबर 285 पर है ये। यहाँ पर आप देखो, स्पेशल कंसिडरेशंस रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी रिस्क, इसी के अंदर ये लिखा हुआ है। इन सेटिस्फाइंग देयर रिस्क ओवरसाइट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी, बोर्ड को इवैल्यूएट करना चाहिए कंपनी की प्रिपेयर्डनेस फॉर अ पॉसिबल साइबर सिक्योरिटी ब्रीच। तो ये सब पॉइंट्स बेसिकली आपको इसके अंदर लिख करके आने थे और यही सेम लाइन यहाँ पर भी लिखी है कि इन सेटिस्फाइंग देयर रिस्क ओवरसाइट फंक्शन, बोर्ड शुड इवैल्यूएट कंपनीज प्रिपेयर्डनेस फॉर अ पॉसिबल साइबर सिक्योरिटी ब्रीच। एंड लास्ट आपसे उन्होंने पूछा था डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसॉल्वेंट ट्रेडिंग अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 345 के ऊपर, ये रहा इंसॉल्वेंट ट्रेडिंग। तो ये आपको लिख करके इसके अंदर आना था। सो ये पूरा आपका आरसीडी का पेपर है। अब एक क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि क्या आईसीएसआई ने गलत करा 31 मार्क्स का पेपर जो है वो बाहर से पूछ करके। तो हम ये नहीं बोल सकते कि आईसीएसआई ने एज सच गलत करा है, ठीक है। ऑब्वियसली इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज इन फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स, बट क्या वो गलत है? नॉट अकॉर्डिंग टू मी कि वो ऐसा, मेरे को तो नहीं लगता कि वो गलत है, क्योंकि वो लाइक वो पूछ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने पहले भी बोल के रखा है कि आपको अमेंडमेंट्स भी करके आने हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो भी हो रहे हैं वो भी आपको देख करके आने हैं। तो ये सब जो भी केसेस वगैरह है, फ्लिपकार्ट का केस हुआ या मारुति का केस हुआ, ठीक है, इनको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें थी न्यूज़ के अंदर भी, राइट। तो वो कहीं न कहीं वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अभी ये चीज़ उन्होंने ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया है कि लेटेस्ट जो भी चीज़ें हो रही है उसमें से क्वेश्चन बना करके पूछना, और ये पहले भी कर चुके हैं वो, ठीक है। जो ऐसे लेटेस्ट केस होते हैं उसमें से क्वेश्चन बना करके पूछना। तो ऐसा हम ये नहीं बोल सकते कि कंप्लीटली रॉन्ग है, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स, बट रॉन्ग तो नहीं है। बट अगर हम उसको साइड में रख दें, ठीक है, वो 31 मार्क्स को हम साइड में रख दें, तो उसके अलावा जितना भी पेपर है वो आप देख सकते हो कि पूरा मॉड्यूल में से ही बन करके आया था, ठीक है। आरसीडी के पेपर के अंदर भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन बिटवीन द लाइन्स रीड करना ज़रूरी है, ठीक है। ये एक चीज़ है जो अक्रॉस द पेपर ऑब्जर्व करी है मैंने कि इन बिटवीन द लाइन्स वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने इन बिटवीन द लाइन्स नहीं पढ़ा है, तो आपको फिर थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट जो है, ठीक है, इसके बाद मेरी तरफ से कोई भी पेपर का एनालिसिस जो है वो मैं नहीं डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पेपर है जिसको मुझे डिस्कस करना चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जो है ड्रॉप कर सकते हो।